हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये आपका डे तीसरा है कहा जाए तो। हमने जो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड्स, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट दिए हैं, पीबीटी दिए हैं, उसकी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। ये आपका आज डे थर्ड है, जिसमें हम देखेंगे रंग क्रम के बारे में। जो फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है क्लास 10th के रंग क्रम के बारे में। अगर आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो तो ये जो फिजिक्स भौतिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रंग क्रम। रंग किस प्रकार अपना जो विक्षेपण करते हैं, वो किस प्रकार वो अपना विक्षेपण करते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे रंग क्रम। जो प्राथमिक रंग होते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में आपको रंग मिलते हैं, प्राथमिक जो रंग होते हैं, जैसे कि आपका लाल हुआ, हरा हुआ और नीला हुआ, ये सब क्या होते हैं? ये प्राथमिक रंग होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्राइमरी रंग्स, कलर्स होते हैं प्राइमरी। इन्हें विभिन्न अनुपात, इनको डिफरेंस बोले तो विभिन्न रेशियो में, विभिन्न अनुपातों में मिलाकर अन्य रंगों को बनाया जा सकता है। इसमें अगर आप डिफरेंस रेशियो के हिसाब से बहुत से रंग प्राप्त कर सकते हो। ये तीन रंग हैं, जैसे कि आपका नीला हुआ, हरा हुआ एवं लाल हुआ। ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं और इन्हें आप किसी भी कलर में, किसी भी कलर के रेशियो में मिलाकर एक नया कलर प्रोड्यूस कर सकते हो। और जैसे कि बात करते हैं द्वितीय रंग की, दूसरे जो सेकेंडरी कलर होते हैं द्वितीयक रंग, जिसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि द्वितीयक रंग को जो प्राथमिक रंगों में उचित मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। जो आपके सेकेंडरी कलर होते हैं, तो सेकेंडरी कलर को आप कैसे आपको मिलते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? उनमें आप जो प्राइमरी कलर थे उनका एक रेशियो मिलाकर, उनमें क्या रेशियो मिलाकर उन सेकेंडरी कलर को प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आपने इसमें लाल प्लस हरा, कौन सा, रेड प्लस ग्रीन मिलाया, इसका मिक्सचर किया, तो आपको कौन सा कलर प्राप्त हुआ? आपको पीला कलर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपने नीला प्लस हरा दो कलर मिलाए हैं और दो कलर मिला के आपको कौन सा नया कलर प्राप्त हुआ है? श्यान। और जैसे कि आपका लाल प्लस हरा प्लस नीला, तीन कलर मिला के आपको वाइट, सफ़ेद, श्वेत कलर प्राप्त हुआ है। और लाल प्लस नीला मिलाकर आपको कैसा? मैजेंटा कलर प्राप्त हुआ है। तो जो ये कलर प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि पीला हुआ, श्यान हुआ, सफ़ेद हुआ और आपका ये मैजेंटा कलर हुआ, ये कलर आपके कौन से हैं? ये सारे कलर आपको सेकेंडरी कलर हैं। ये आपके द्वितीयक रंग की श्रेणी में आ जाएंगे। द्वितीयक रंग की श्रेणी में क्यों आ जाएंगे ये? क्योंकि जो प्राथमिक रंग थे आपके, तो प्राथमिक रंगों के एक से इनका मिश्रण करने पर आपको एक नया रंग प्राप्त होता है। जैसे कि नीला प्लस हरा रंग का मिश्रण करने पर आपको श्यान रंग प्राप्त हुआ है। तो श्यान जो आपका कलर हो जाएगा वो एक द्वितीयक रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? द्वितीयक रंग हो जाएगा। अब बात करेंगे श्यान कलर की। जो सहायक कलर होते हैं, इसके सहायक कलर किस प्रकार आपको प्रोवाइड होते हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि सहायक कलर रंग जो होते हैं वो नारंगी होते हैं, जामुनी होते हैं, ये बैंगनी होते हैं, ये जो सहायक रंग कहलाते हैं। सहायक रंग कौन कौन से होते हैं? सहायक रंग जो कि नारंगी, जामुनी, बैंगनी, ये सब आपके सहायक रंग कहलाते हैं। यह प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग की उपयुक्त मिलावट से बनाया जाता है। जो आपके सहायक रंग होते हैं, सहायक रंग को आप किस प्रकार प्राप्त करते हो? जिसमें आप प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंगों को मिलाकर वे कलर प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें आप सहायक रंग कहते हो। सहायक रंग कौन कौन से होते हैं? नारंगी हुआ, जामुनी हुआ, बैंगनी हुआ, ये आपके सब सहायक रंग है। और सहायक रंग किससे प्राप्त करते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को मिलाकर सहायक रंग प्राप्त करते हैं। इसके कुछ जो मूल रंगों को, जो कुछ मूल रंगों को समान अनुपात में मिला देने पर जो श्वेत रंग, जैसे कि वाइट कलर तैयार होता है। कुछ मूल रंगों को कैसे? कुछ मूल रंगों को क्या करके आप जैसे लाल प्लस हरा प्लस नीला, ये तीन कलरों को मिलाकर आप कौन सा कलर प्राप्त करते हो? कौन सा कलर? वाइट कलर प्राप्त करते हो। तो ये मूल रंग थे, जो आपके लाल हरा प्लस नीला, ये आपके मूल रंग थे। तो मूल रंगों को समान अनुपात में मिला देने पर जो सफेद रंग, वाइट कलर तैयार करते हो। अब इसके और फैक्ट देखेंगे, जैसे कि
दो रंगों के संयोजन से, अगर दो रंगों के संयोजन से यदि सफेद रंग प्राप्त हो, तो अगर आपने दो रंगों का मिश्रण किया है उससे आपको व्हाइट कलर प्राप्त हो रहा है, इन रंगों को क्या कहते हैं? अनुपूरक रंग, बोले तो कंप्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर दो रंगों के संयोजन से यदि आपको व्हाइट कलर प्राप्त होता है तो आप इन रंगों को क्या कह सकते हो? इन रंगों को आप अनुपूरक कंप्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। कंप्लीमेंट्री कलर किन्हें कहा जाता है? जब आप दो रंगों के संयोजन से यदि सफेद रंग प्राप्त होता है और इन रंगों को अनुपूरक रंग कंप्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। अब बात करते हैं जो बैगनी रंगों में जो प्रकाश होता है, किसमें? बैगनी रंगों में जो बैगनी रंगों में जो प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा तथा लाल रंग में प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। और जो प्रकाश का विचलन होता है, प्रकाश का जो विचलन वो बैगनी जो कलर होता है वॉयलेट्स, इसमें सबसे ज्यादा होता है। और जो रेड कलर होता है उसमें प्रकाश का विचलन कब से कम होता है, ठीक है। और जो रंगीन टेलीविजन में जो लाल, हरा एवं नीला रंग का प्रयोग किया जाता है, आप रंगीन टीवी देखते हो जिसमें आज के समय में तो फुल एचडी में देखते हो, आपको एक नंबर 1 क्वालिटी दिखती होगी, लाल बोले तो आपको कलरफुल टीवी दिखती हो। तो जो रंगीन टेलीविजन है इसमें लाल, हरा प्लस नीला रंग का प्रयोग होता है। और जो फोटोग्राफिक फिल्म होती हैं इसमें क्या होता है? जो सेल्यूलाइट फिल्म पर जो सिल्वर, ब्रोमाइड तथा जिलेटिन्स के मिश्रण की परत चढ़ी होती है। और जो प्रोटोग्राफिक फिल्म में जो सेल्यूलाइट फिल्म्स होती है इसमें सिल्वर, ब्रोमाइड्स और जिलेटिन्स के मिश्रण की एक परत चढ़ी होती है, ठीक है। जैसे कि सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यह प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। या किसके कारण होता है? या प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। जब आपको सूर्य उदय हो या सूर्यास्त हो, इन दोनों टाइम आपको क्या रहता है? सूरज लाल दिखाई देता है, क्योंकि यह किस कंडीशन में होता है? यह प्रकाश के विकिरण के कारण होता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा, पीवीटी हो जाएगा, क्योंकि ये हर बार मैं देखता हूँ ये आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है या 12th में भी देखने को मिलता है। तो ये आप इम्पोर्टेंस लगा सकते हो इस पे, ठीक है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज कर करके आप वीडियो को देख सकते हो और इन्हें याद जरूर करते जाए। मैं जितने भी फैक्ट पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक फैक्ट को आप जरूर से याद करें, ठीक है। अब बात करेंगे जो पराश्रव्य तरंगें, वे तरंगें होती हैं, जो पराश्रव्य तरंगें, वे तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो जो पराश्रव्य तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं जिनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होनी चाहिए? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, उन्हें पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। ये तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। ये जो तरंगें हैं पराश्रव्य तरंगें क्यों नहीं सुनी जा सकती हैं? क्योंकि इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसलिए ये मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। परंतु जो विभिन्न जीव जंतु हैं, वैसे बहुत से जीव जंतु हैं, वो इन्हें सुन सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? इन्हें सुन सकते हैं। जो कैमरे में प्रकाशरोधी बॉक्स के जो समक्ष जो कैमरा होता है इसमें प्रकाशरोधी बॉक्स के समक्ष अभिदृश्य लेंस लगा होता है। कैसा लेंस लगा होता है? कैमरे में जो प्रकाशरोधी बॉक्स के समक्ष अभिदृश्य लेंस लगा होता है। कैसा? अभिदृश्य लेंस लगा होता है कैमरे में। किसमें लगा रहता है? कैमरे में जो प्रतिरोधी बॉक्स के अंदर कैसा लेंस होता है? समक्ष अभिदृश्य लेंस लगा होता है। कैमरे में उत्तल लेंस लगा होता है। और कैमरे में कैसा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कैमरे में उत्तल लेंस लगा होता है। और जो फोटो फिल्म कांच की पतली प्लेट, जो फोटो फिल्म होती है, फोटो फिल्म कांच की पतली प्लेट या सेल्यूलाइट की फिल्म होती है। कैसी होती है? जो आपकी फोटो फिल्म कांच की एक पतली प्लेट या सेल्यूलाइट की फिल्म होती है। इस पर जो जिलेटिन में, इस पर क्या होता है? इस पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड की पतली व जमी होती है। इसमें क्या होता है? जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड्स की एक पतली
तरह जमी होती है। प्रकाश पड़ते ही इस पर क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं, केमिकल से एनर्जी रिलीज करती हैं, तो केमिकल रासायनिक क्रियाएं होती हैं और चित्र बन जाता है। चित्र कब बनता है, चित्र दो कंडीशंस में बनता है। एक जो फोटो फिल्म पर क्या होता है, कांच की पतली प्लेट होती है, या वो सेल्यूलाइट्स की फिल्म होती है, या वो कांच की एक पतली प्लेट होगी, या फिर वो सेल्यूलाइट्स की फिल्म होती है, या फिर वो क्या होती है, सेल्यूलाइट्स की फिल्म होती है। इस पर क्या होता है, जिलेटिन्स में जो सिल्वर ब्रोमाइड्स की एक पतली पतली तरह जमी होती है, पतली तह पर जमी होती है, जो प्रकाश पड़ते ही इस पर क्या होता है, रासायनिक क्रिया होता है, और आपका जो चित्र होता है वो बन जाता है। चित्र आपको क्या बनता है, बन जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे जो सरल सूक्ष्म के बारे में। सरल सूक्ष्म क्या होता है, जो आपका सरल सूक्ष्म होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक बड़े आकार का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें एक बड़े आकार का उत्तल लेंस लगा होता है। जैसे कि किसी वस्तु में बड़े आकार की एक प्रतिबिंब देखने के लिए आवर्धक, कैसा आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी वस्तु में एक बड़े आकार का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसमें कौन सा लेंस यूज करोगे, उसमें आवर्धक लेंस यूज करोगे। कौन सा, आवर्धक लेंस का यूज करोगे। और जो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, जो आपका लाइट प्रकाश होता है वो हमेशा कैसा रहता है, हॉरिजेंटल, सीधी रेखा में चलता है। यह यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायक करती है। जो आपका प्रकाश होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। कैसा चलता है, सीधी रेखा में चलता है, और यह एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायक होती है। हवा और जो निर्वात में प्रकाश की जो गति बताई गई है, हवा और निर्वात में जो प्रकाश की गति है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर है। 3 लाख किलोमीटर है, 3 लाख किलो प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो हवा और निर्वात में जो प्रकाश की गति बताई गई है कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक क्या होता है, एक ऊर्जा होती है, लेकिन ये तरंगों का प्रवाह अनुप्रस्थ तरंगों के समान होता है। इसमें क्या होती हैं, जो वेव्स होती हैं, इनका जो प्रवाह होता है वो एक अनुप्रस्थ तरंगों के समान होता है। जब प्रकाश की किरणें दर्पण या इसी प्रकार की दूसरी सतह पर पड़ती हैं, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दर्पण या इसी प्रकार की दूसरी सतह पर पड़ती हैं, तो वे निम्न नियमों के अनुसार, वे बहुत से क्या करती हैं, तो वे निम्न नियमों के अनुसार पुनः उसी माध्यम की एक निश्चित दिशा में लौट जाती हैं। एक निश्चित दिशा में लौट जाती हैं, जिस माध्यम से होकर वे आई रहती हैं। इसे प्रकाश क्या कहते हैं, इसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश परावर्तन किस कंडीशंस में होता है, क्योंकि जो आपकी वेव्स तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, प्रवाह करती हैं, लेकिन कैसे, अनुप्रस्थ तरंगों के समान करती हैं। और जब प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, प्रकाश की जो किरणें दर्पण या इसी प्रकार की दूसरी सतह पर पड़ती हैं, दर्पण पर पड़े या दर्पण की तरह दूसरी सतह पर पड़ती हैं, तो वे निम्न नियमों के अनुसार पुनः उसी माध्यम की एक निश्चित दिशा में क्या करती हैं, लौट जाती हैं। और जिस माध्यम से होकर वे आई रहती हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के जो परावर्तन कोण के कुछ नियम हैं उन पर चर्चा करते हैं। कहा जाता है जो आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। और जो प्रकाश के परावर्तन कोण के जो नियम की बात करें तो इसमें जो आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं, पैरेलल होते हैं। और जो आपतित किरण जो होती हैं और परावर्तित किरण होती हैं, और जो आपतन बिंदु पर क्या करती हैं, खिंची गई अभिलंब रेखा, जो तीनों एक ही तरातल में रहती हैं। जो आपकी आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर एक जो खींची गई कैसी अभिलंब रेखा, वो क्या करती हैं, तीनों एक ही तरातल में रहती हैं। तीनों किस कंडीशंस पे रहती हैं, एक ही तरातल में रहती हैं। अब बात करते हैं इसके अपवर्तन में। अपवर्तन क्या कंडीशंस करता है, अपवर्तन कब होता है, जो प्रकाश का अपवर्तन
कब होगा इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि अपवर्तन किस कंडीशंस में होगा। अपवर्तन जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं। जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन जब प्रकाश की जो किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो वे इस माध्यम में अपने आयतन बिंदु पर खींचे गए जो अभिलंब की ओर अथवा उससे दूर मुड़ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब आपका जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो वे इस माध्यम में अपने आयतन बिंदु पर खींचे गए जो अभिलंब की ओर अथवा उससे दूर मुड़ जाती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को क्या कह दोगे आप, प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। अब बात करेंगे जो संवेग, किसकी कंडीशंस की बात करेंगे, संवेग की बात करेंगे। संवेग किस प्रकार काम करता है, जो आपके संवेग होता है, संवेग की बात करते हैं कि संवेग किस प्रकार काम करता है। जो संवेग संरक्षण का जो नियम है, संवेग संरक्षण का नियम, जब वस्तु के किसी निकाय पर कोई ब्रह्म बल, जो बाहर से अट्रैक्शंस बल लगता है उसे ब्रह्म बल कहा जाता है, अगर उसे उस बल को नहीं लगाया जाता है, कहा जाता है जब वस्तु के किसी निकाय पर कोई ब्रह्म बल नहीं लगाया जाता है तो उस निकाय का कुल संवेग स्थिर या निश्चित बना रहता है। तो उस निकाय का कुल संवेग स्थिर या निश्चित बना रहता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। कहा जाता है कि जो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, जब वस्तु के किसी निकाय पर कोई ब्रह्म बल नहीं लगाया जाता है तो उस निकाय का कुल संवेग स्थिर या निश्चित बना रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। अब देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज ने भी एक सिद्धांत दिया, थ्योरी दी है। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, जब आपकी कोई चीज को आप द्रव्य या पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, उसके जो वेट्स में क्या होती है, कुछ कमी प्रतीत होती है, तथा भार में यह आभासी कहा जाता है। बाहर में यह आभासी कमी या वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ऐसे समझ सकते हो, आपको ये पत्थर लेना और जो पत्थर आप धरती के ऊपर उसे क्या करोगे, उसे पकड़ोगे तो आपको वो भारी लगेगा। कैसा लगेगा, भारी लगेगा। अगर आप उसे पानी के साथ उसे डुबाओगे और पानी के अंदर पकड़ोगे तो थोड़ा सा आपको वो पत्थर कैसा लगेगा, थोड़ा सा उसका वजन में बोले तो वेट में कमी सा महसूस होगा कि इसमें वजन कम हो रहा है, क्योंकि उसे आप क्या कर रहे हो, तो उसके भाग को आंशिक रूप से उसमें डुबा रहे हो, इसलिए उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होगी और तथा भार में यह आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होगी। किसके द्वारा होगी, उसमें जो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है और इसे क्या कहा जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आज मैंने क्या क्या बताया आपको ये पीपीटी में कि आपके जो रंग क्रम किस प्रकार आपको रंग प्राप्त होते हैं और इसमें जो आपके कैमरे में जो प्रकाश रोधी बॉक्स के समक्ष अभिदृश्य में लेंस किस प्रकार और कौन सा लेंस लगाया जाता है और किस प्रकार इसमें आपका जो फोटो निकल के आता है वो चित्र को आप कैसे फाइंड कर पाते हो। और इसके बाद मैंने आपके प्रकाश के परावर्तन कोण का नियम समझाया, अपवर्तन समझाया, संवेग संरक्षण का नियम भी बताया और आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया। तो आपकी ये कहा जाए तो डे 3 था शायद। हाँ, आपको अगर डे 1 और डे 2 चाहिए हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उन दोनों
वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये आपकी पीवीटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने देखा है आप बोर्ड पेपर में जाओगे, अगर आप 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये पीवीटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बोले तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ याद आता है, क्योंकि ये जो पीवीटी मैं आपको करा रहा हूँ ये उन्हीं से रिलेटेड है। पूरी आपको ओटी बेस फिलअप मैचिंग सब आपके सॉल्व कर देगी, अगर ये ओटीज आप अच्छे से पढ़ लेते हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।